ठीक है। उसके बाद है कि यूएस में गैस्ट्रिक कैंसर का रेट जो है वो कम हो गया, ड्रॉप हो गया मोर देन 85% ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। इसी तरह के डिक्लाइन जो है रिपोर्ट हुए हैं बहुत सी बाकी कंट्रीज़ में भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और ये रिफ्लेक्ट करता है इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंटल और डाइटरी फैक्टर्स की। तो डिस्पाइट ये जो डिक्रीज़ आया है ओवरऑल गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के इंसिडेंस का, तो लेकिन गैस्ट्रिक कार्डिया का जो कैंसर का रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये ट्रेंड प्रोबेबली रिलेटेड है कि बैरेट ईसोफेगस के जो रेट हैं बढ़ गए हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रोइंग प्रिवेलेंस ऑफ द ओबेसिटी एंड क्रोनिक गर्ड। इन वजूहात की वजह से गैस्ट्रिक कार्डिया में जो है कैंसर बढ़ गया है। पैथोजेनेसिस देखिए, गैस्ट्रिक कैंसर ना जेनेटिकली हेट्रोजीनियस होते हैं, लेकिन सर्टेन मॉलिक्यूलर एल्ट्रेशंस इनमें कॉमन है। हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे पहले एच पाइलोरी का रोल, इंड्यूस्ड क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो करवाता है, और एसोसिएशन सबसेट ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर्स की एप्स्टन बार वायरस इन्फेक्शन के साथ। सबसे पहले म्यूटेशंस देखें तो वाइल मेजॉरिटी ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर जो है ना वो हेरिडिटरी नहीं होते, म्यूटेशंस आइडेंटिफाई हुई हैं फेमिलियल गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर, जिन्होंने प्रोवाइड किया है इंपॉर्टेंट इनसाइट्स इनटू द मैकेनिज्म ऑफ द कार्सिनोजेनेसिस इन द स्पोरेडिक केसेस। ठीक है। अब जर्म लाइन म्यूटेशंस में याद रखिएगा CDH1 जो कि इनकोड करता है ई कैडेरिन को। ई कैडेरिन एक प्रोटीन है जो हमारी एपिथेलियल इंटरसेल्युलर एडेशन करवाती है। तो इसमें म्यूटेशन आ जाए तो ये एसोसिएटेड होता है फेमिलियल गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर, ये म्यूटेशन। ठीक है, CDH1 यूजुअली जो डिफ्यूज टाइप है फेमिलियल गैस्ट्रिक कैंसर की, उसमें बाय कंपैरिजन CDH1 की म्यूटेशन जो है ना वो 50% ऑफ द स्पोरेडिक डिफ्यूज गैस्ट्रिक ट्यूमर्स में भी प्रेजेंट होगी, जबकि ई कैडेरिन का एक्सप्रेशन जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा बाकियों में। कैसे कम होगा कि मिथाइलेशन हो जाती है CDH1 प्रोमोटर की, इसकी मिथाइलेशन की वजह से इसका एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। थस ई कैडेरिन के फंक्शन का जो लॉस है वो की स्टेप है इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही इसमें रीज़न होती है, याद रखिएगा, इसके फंक्शन का लॉस हो जाएगा। अब इसके कॉन्ट्रास्ट अगर देखें तो CDH1 के जो पेशेंट्स हैं, इसके बरक्स अगर देखें तो FAP जो है पेशेंट, जिनको FAP है फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, तो उनको जर्म लाइन म्यूटेशन आ जाती है एडिनोमेटस पोलिपोसिस कोलाई के अंदर। APC जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी तो उनमें भी ज़्यादा रिस्क होता है कि इंटेस्टाइनल टाइप का गैस्ट्रिक कैंसर हो जाए। स्पोरेडिक इंटेस्टाइनल टाइप का गैस्ट्रिक कैंसर एसोसिएटेड होता है बहुत सी सेवरल जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के साथ, जिसमें एक्वायर्ड म्यूटेशंस आ जाती हैं बीटा कैटेनिन की। बीटा कैटेनिन एक प्रोटीन होती है जो कि बाइंड करती है दोनों ई कैडेरिन के साथ भी और APC प्रोटीन के साथ, तो इसमें म्यूटेशन आ जाएगी। इसके अलावा क्या एक्वायर्ड म्यूटेशन हो सकती है? माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, हाइपर मिथाइलेशन हो सकती है जीन्स की, जैसे कि TGF बीटा R2 बैक्स, IGF-R2 P16INK4A। ठीक है, अब ये जीन्स है, इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, याद करने चाहिए, पूछ सकते हैं एग्जामिनर। देन TP53 की म्यूटेशन भी मेजॉरिटी ऑफ जो स्पोरेडिक गैस्ट्रिक कैंसर के केसेस होते हैं उनमें हमें मिल सकता है, दोनों हिस्टोलॉजिक टाइप्स में। ठीक है, ये हो गया म्यूटेशंस का रोल। अब अगर बात करें हम H पाइलोरी की, तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हमने पढ़ा मोस्ट कॉमनली H पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो ये भी प्रोग्रेशन और डेवलपमेंट करवाएगा कैंसर की, जो कि इंड्यूस होता है डाइवर्स जेनेटिक एल्ट्रेशन की वजह से। तो जैसा कि बहुत सी फॉर्म्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन में केस था, तो इसी तरह H पाइलोरी इंड्यूस जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है वो एसोसिएटेड होती है इंक्रीज्ड प्रोडक्शन प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स की। इन प्रोटीन्स की जो है प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है H पाइलोरी इंड्यूस क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में, जैसे इंटरल्यूकिन बीटा की, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की। तो इसीलिए ये सरप्राइजिंग नहीं है कि पोलीमॉर्फिज्म जो है जीन्स का, जो इनकोड करते हैं इस तरह के प्रोटीन्स को, फैक्टर्स को, और इन्हेंस करता है इस तरह के साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को, वो कन्फर करेगा इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एसोसिएटेड गैस्ट्रिक कैंसर इन दोज विथ को एग्जिस्टेंट H पाइलोरी इन्फेक्शन। ठीक है, यानी इन साइटोकाइंस की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है और पॉलीमॉर्फिज्म भी मिल रहा है जीन में, जो इनको इन फैक्टर्स को इनकोड कर रहे हैं जीन्स, तो उसमें पॉलीमॉर्फिज्म भी मिल रहा है और ये साइटोकाइंस का रिलीज भी ज़्यादा हो रहा है प्रोडक्शन। इसके अलावा दूसरा है कॉज एप्स्टन बार वायरस का इन्फेक्शन। तो वाइल H पाइलोरी मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है गैस्ट्रिक कैंसर के साथ, तो तकरीबन जो 10% गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमास होते हैं वो एप्स्टन बार वायरस इन्फेक्शन के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। आल्दो इसका जो प्रिसाइज रोल है एप्स्टन बार वायरस का गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा की डेवलपमेंट में वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, लेकिन ये नोटेबल है कि एप्स्टन बार वायरस एपिजोम्स जो हैं इस तरह के ट्यूमर्स में वो फ्रीक्वेंटली क्लोनल होते हैं, जो सजेस्ट करता है कि इन्फेक्शन जो है वो प्रिसीड होता है बाय नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन।
इसके अलावा फर्दर जो है TP53 की म्यूटेशन वो अनकॉमन होती है एप्स्टन बार वायरस पॉजिटिव गैस्ट्रिक ट्यूमर में। तो ये सजेस्ट करता है कि मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस इस तरह के कैंसर्स की डिस्टिंक्ट है फ्रॉम दैट ऑफ द अदर गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। यहाँ पे हमें TP53 की म्यूटेशन नहीं मिलती। मॉर्फोलॉजिकली जो एप्स्टन बार वायरस पॉजिटिव ट्यूमर्स होते हैं वो प्रॉक्सिमल स्टमक में होते हैं और ज़्यादा कॉमनली उनमें डिफ्यूज़ मॉर्फोलॉजी होती है और बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट भी हमें मिलता है। दैट्स इट। अब लास्ट में हम इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमास क्लासीफाई किए गए हैं उनकी लोकेशन इन द स्टमक के हिसाब से एज वेल एज इनके ग्रॉस और हिस्टोलॉजिक मॉर्फोलॉजी के हिसाब से भी। तो लॉरेन जो क्लासिफिकेशन है उसने सेपरेट कर दिया है गैस्ट्रिक कैंसर्स को इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज टाइप के अंदर, जो को रिलेट करेगा डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूलर एल्ट्रेशंस के साथ, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। अब जो इंटेस्टाइनल टाइप का कैंसर है वो बल्की होगा, ठीक है, और कंपोज हुआ होगा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स का। इंटेस्टाइनल वाला याद रखिएगा बल्की होगा, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स का बना होगा, सिमिलर टू द ईसोफेजल एंड कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा की तरह। तो इंटेस्टाइनल टाइप वाला एडिनोकार्सिनोमा हमें टिपिकली जो है नज़र आएगा कि वो ग्रो करता है अलोंग द ब्रॉड कोहेसिव फ्रंट्स टू फॉर्म आइदर एन एक्सोफाइटिक मास बना देगा या एक अल्सरेटेड ट्यूमर बना देगा। जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होंगे उसमें वो हमें उनमें एपाइकल म्यूसिन वैक्यूल्स मिलेंगे, एपाइसिस पे होंगे, और बहुत ज़्यादा म्यूसिन भी मिल सकता है ग्लैंड के ल्यूमिना के अंदर। तो इसका फिगर भी देख लें आप इंटेस्टाइनल टाइप का 15.16a में। यहाँ पे इंटेस्टाइनल टाइप दिखाई गई है एडिनोकार्सिनोमा की, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एक एलिवेटेड मास नज़र आ रहा है। एलिवेटेड सा मास है हीप्ड अप बॉर्डर्स के साथ, और सेंट्रल अल्सरेशन भी मिल रही है। और इसको कंपेयर करें पेप्टिक अल्सर के साथ, जो कि यहाँ पे हमारे पास ए फिगर में शोन है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर जो है वो डिस्प्ले करता है इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। इसमें इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न होता है और ये बना हुआ होता है, कंपोज होता है डिस्कोहेसिव सेल्स का, जिसमें बड़ा बड़ा सा लार्ज म्यूसिन वैक्यूल होगा जो साइटोप्लाज्म में एक्सपेंड करेगा वैक्यूल और न्यूक्लियस को भी पेरिफेरी की तरफ पुश कर देगा, जिसकी वजह से सिग्नेट रिंग मॉर्फोलॉजी हमें मिलती है। तो इसमें सी फिगर में देखें, यहाँ पे हमें सिग्नेट रिंग सेल्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ा लार्ज साइटोप्लाज्मिक म्यूसिन वैक्यूल्स है प्रेजेंट हैं, और पेरिफेरी में वो न्यूक्लियस डिस्प्लेस हो गया है, पेरिफेरली डिस्प्लेस्ड क्रीसेंट शेप का न्यूक्लिया है, ठीक है। ये हमने देखा यहाँ पे लिनेटिस प्लास्टिका शोन है, यानी कि इसमें जो गैस्ट्रिक वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिकेंड हो गई है, और जो रूगल फोल्ड है वो देखिए यहाँ पे पार्शियली लॉस्ट हो गए हैं। और ये फिगर हम देख चुके हैं कि इसमें हमें इंटेस्टाइनल टाइप का एडेनोकार्सिनोमा दिखाया गया, जिसमें एक एलिवेटेड मास हमें नज़र आ रहा है और हीप्ड अप बॉर्डर मिल रहे हैं सेंट्रल अल्सरेशन के साथ, हीप्ड अप बॉर्डर। तो हमने सिग्नेट रिंग सेल्स भी देखे। तो इस तरह के सेल्स जो है ना वो परमिएट करेंगे म्यूकोजा को और स्टमक को, ठीक है, परमिएट करेंगे स्टमक की वॉल को भी इंडिविजुअली या फिर स्मॉल क्लस्टर्स में। मास जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है कि हम उसको अप्रिशिएट करें इन द डिफ्यूज़ गैस्ट्रिक अल्सर, लेकिन इस तरह के इन्फिल्ट्रेटिव जो ट्यूमर्स हैं ये डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन को इवोक करेंगे, जो कि हमारी गैस्ट्रिक वॉल को बिल्कुल सख्त कर देगा, स्टिफन कर देगा, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन। और ये डिफ्यूज़ रुगल फ्लैटनिंग करवा देगा। रुगाई जो है बिल्कुल हमने देखे फ्लैट हो गए हैं और रिजिड सा थिकेंड वॉल हो गई है, मोटी सी हो गई है, जो कि फेदरी लेदरी बॉटल अपीयरेंस देगा, जिसको हम लिनेटिस प्लास्टिका कह रहे हैं। बिल्कुल लेदर चमड़े की तरह की जो है इसकी अपीयरेंस हो गई है, लेदरी बॉटल की तरह अपीयरेंस। रुगाई भी लॉस्ट हो चुके हैं, फ्लैट हो गया है, तो उसको हमने नाम दे दिया लिनेटिस प्लास्टिका, जो कि अभी हमने इसमें बी फिगर में भी देखा, ठीक है। अब कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो इंटेस्टाइनल टाइप का जो गैस्ट्रिक कैंसर है वो हाई रिस्क एरियाज में ज़्यादा प्रीडोमिनेट करता है, वो डेवलप करेगा प्रीकर्सर्स रिलेशन से, यानी पहले डिस्प्लेजिया हुआ होगा और एडिनोमास वगैरह या फिर हुए होंगे, तो उसके बाद इंटेस्टाइनल टाइप का गैस्ट्रिक कैंसर हो जाएगा। मीन जो एज है उसकी 55 ईयर्स में ये प्रेजेंट करता है, मेल टू फीमेल रेशो 2:1 है। बाय कंट्रास्ट अगर हम देखें जो इंसिडेंस डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर का जो इंसिडेंस है वो रिलेटिवली यूनिफॉर्म है पूरी दुनिया में, कंट्रीज़ में, अक्रॉस द कंट्रीज़ यूनिफॉर्म है। तो इसमें कोई भी आइडेंटिफाइड प्रीकर्सर भी नहीं है लेजन, प्रीकर्सर लेजन जिसमें हो, और ये डिजीज़ जो है उसमें फ्रीक्वेंसी भी सेम ही है मेल और फीमेल में। ऑफ नोट, डिक्रीज इन द गैस्ट्रिक कैंसर इंसिडेंस अप्लाइज ओनली टू द इंटेस्टाइनल टाइप। इसमें जो है इंटेस्टाइनल टाइप में ही इंसिडेंस जो है अब कम हुआ है, जो कि मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस के साथ और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया के साथ। एज अ रिजल्ट द इंसिडेंस जो है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया का और डिफ्यूज टाइप ऑफ द इंटेस्टाइनल जो इंसिडेंस है दोनों टाइप की गैस्ट्रिक कैंसर्स का, इंटेस्टाइनल का भी और ये जो हमने पढ़ी डिफ्यूज टाइप, इनका जो है कुछ रीजन्स में अब इंसिडेंस सेम ही हमें मिलता है, ठीक।
ठीक है। अब कह रहा है कि जो डेप्थ ऑफ इन्वेजन होती है और एक्सटेंट नोडल एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस का वो टाइम ऑफ डायग्नोसिस पे रिमेन रहता है मोस्ट पावरफुल प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर। इनसे हमें प्रोग्नोसिस का आइडिया होगा। लोकल इन्वेजन हमारी डुओडेनम के अंदर, पैनक्रियास के अंदर और रेट्रोपेरिटोनियम में भी कैरेक्टरिस्टिक है। जब पॉसिबल होगा तो हमें सर्जिकल रीसेक्शन जो है ना, यही इसका प्रेफर्ड ट्रीटमेंट होता है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा को। सर्जिकल रीसेक्शन के बाद 5 साल का सर्वाइवल रेट अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर में 90% से ज़्यादा एक्सीड कर गया है अगर लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस प्रेजेंट हो। इवन अगर उसकी प्रेजेंट भी है मेटास्टेसिस लिम्फ नोड की, तो भी इसमें 90% है 5 साल का सर्वाइवल रेट। इसके बरक्स अगर देखें तो 5 साल का सर्वाइवल रेट एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर में जो है ना 20% से भी कम है। इन लार्ज पार्ट क्योंकि करंट कीमोथेरेपी जो रेजिमेंट्स हैं उन्होंने वैसे लिमिट कर दिया है इस इम्पैक्ट को। तो ये जो चेंजिंग स्लोइंग दिस ठीक है, करंट कीमोथेरेपी की वजह से जो है ना इसका इम्पैक्ट जो है कम हो गया, यानी 20% से भी कम जो है उसमें 5 साल का सर्वाइवल रेट हो गया है एडवांस वाले कैंसर में। तो ये जो है चेंज हो रहा है स्लोली विथ इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपीज़। फॉर एग्जांपल जैसे पेशेंट जिनको ट्यूमर्स हैं ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर HER2 को, इसको जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो बेनिफिट करेंगे उन एजेंट्स से उनको फ़ायदा मिलेगा जो इस HER2 सिग्नलिंग को इनहिबिट कर दे, ऐसी ड्रग्स। तो नेवरथलेस मोस्ट जो गैस्ट्रिक कैंसर्स हैं वो डिस्कवर ही एडवांस स्टेज पे होते हैं US में, और तकरीबन 5 साल का सर्वाइवल रेट 30% से भी कम होता है क्योंकि वो डिस्कवर ही एडवांस स्टेज पे होते हैं। दैट्स इट, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिम्फोमा। आल्दो एक्स्ट्रा नोडल लिम्फोमास अराइज कर सकते हैं वर्चुअली किसी भी टिश्यूज़ में, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली ये जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होते हैं, पार्टिकुलरली हमारे स्टमक में। एलोजेनिक हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के अंदर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले जो रेसिपिएंट्स होते हैं उनका जो बॉवल होता है वो भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट साइट होता है एप्स्टन बार वायरस पॉजिटिव B सेल लिम्फोप्रोलिफरेशंस के लिए, ठीक है, वो फ्रीक्वेंट साइट होती है इस तरह के पेशेंट में। तो तकरीबन 5% जो सारे गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसीज हैं वो प्राइमरी लिम्फोमाज ही होते हैं, और मोस्ट कॉमन जो है जिनमें इंडोलेंट एक्स्ट्रा नोडल मार्जिनल जोन B सेल लिम्फोमा आ जाता है। हमारे गट में इस तरह के जो ट्यूमर्स हैं उनको हम कहते हैं लिम्फोमास ऑफ द माल्ट या माल्टोमास कह देते हैं हम। अब ये जो एंटिटी है ये सेकंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी लिम्फोमा है गट का। कौन सा है? उसका नाम है डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा, ठीक है। ये भी प्राइमरी लिम्फोमा है गट का, सेकंड मोस्ट कॉमन, और ये वाला माल्टोमास भी। तो ये जो हमने चैप्टर 12 में ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोइड ट्यूमर। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स को हम कार्सिनोइड ट्यूमर्स भी कहते हैं। तो ये हमारे न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन से ही अराइज करते हैं, जैसे कि हमारा एंडोक्राइन पैनक्रियाज है वहाँ से, और न्यूरो एंडोक्राइन डिफरेंशिएटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथीलिया इनसे भी अराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे G सेल्स में से। तो मेजॉरिटी जो इस तरह के ट्यूमर्स हैं ना वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में पाए जाते हैं, और 40% हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। हमारा जो ट्रैकियो ब्रोंकाइल ट्री है और लंग्स जो है वो नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इसकी साइट्स होती हैं। अब गैस्ट्रिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स जो है वो एंडोक्राइन हाइपरप्लेजिया की वजह से हो सकता है, एसोसिएटेड हो सकता है, क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की वजह से, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो अब इस तरह के ट्यूमर्स को हम कार्सिनोइड कहते हैं क्योंकि ये स्लोली ग्रो करते हैं बनस्बत कार्सिनोमा के। स्लो करते हैं तो इसलिए हमने कार्सिनोइड कह दिया है। जो मोस्ट करंट WHO की क्लासिफिकेशन है वो इनको डिस्क्राइब करती है लो या इंटरमीडिएट ग्रेड के न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। जो हाई ग्रेड के न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं उनको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा, जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा तो लंग को रिजेंबल करता है, ठीक है। हाई ग्रेड वालों को हमने ये कह दिया कार्सिनोमा। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में मोस्ट कॉमन ये जेजुनम में होते हैं, ठीक है। साइड पे आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट। उसके बाद मॉर्फोलॉजी है। तो ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स ज़्यादातर याद रखिएगा इंट्राम्यूरल होंगे या फिर सब म्यूकोजल मासेज होंगे, ठीक है। इंट्राम्यूरल या सब म्यूकोजल मास होंगे जो कि स्मॉल पोलीपोइड लीजन क्रिएट कर देंगे, जिस तरह ये 15.17A फिगर में यहाँ पे शोन है। तो ये देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कार्सिनोइड ट्यूमर न्यूरो एंडोक्राइन दिखाया गया है। ये कार्सिनोइड ट्यूमर ऑफन एक सब म्यूकोजल नोड्यूल बना रहा है जो कि ट्यूमर सेल्स की बनी हुई है और डेंस फाइब्रस टिश्यू के अंदर एम्बेडेड है। अब इस तरह के ट्यूमर याद रखिएगा, ये हमें फिगर में भी नज़र आ रहा है, येलो होंगे या टैन होंगे अपीयरेंस में, और एलिसाइड करवाएंगे इंटेंस डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन जो कि हमारे बॉवल की किंकिंग करवा सकता है और इवन ऑब्स्ट्रक्शन भी करवा सकता है। हिस्टोलॉजी के एग्जामिनेशन में ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स जो है ना वो आइलैंड्स के बने हुए होंगे, ट्रेबिकुलाई या स्ट्रैंड्स के ग्लैंड्स
या शीट्स ऑफ द यूनिफॉर्म सेल्स जिनका स्कैंट पिंक ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होगा, राउंड या ओवल जो है स्टिपल्ड किस्म का उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इस फिगर में देखिए ये हिस्टोलॉजी दिखाई गई हाई मैग्निफिकेशन, जिसमें हमें ब्लैंड साइटोलॉजी मिल रही है जो टाइपिफाई कर रहा है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स को। देखिए क्रोमेटिन का टेक्सचर with fine and coarse clumps frequently assumes the salt and pepper pattern। ये याद रखिएगा, इसमें हमें salt and pepper pattern मिलता है। और despite their innocuous appearance ये ट्यूमर्स जो है वो अग्रेसिव भी हो सकते हैं। सॉल्ट एंड पेपर इसका पैटर्न जो है वो फाइन एंड कोर्स क्लम्प्स ऑफ क्रोमेटिन की वजह से, उसके टेक्सचर की वजह से। अच्छा यहाँ पे हमने कहा कि इसमें डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन हो जाता है जो कि बोवल के और ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा, बोवल की किंकिंग भी कराता है। तो डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन होता है जिसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है जो कि ट्यूमर करवा रहा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन। अब आ जाए क्लिनिकल फीचर्स पे, तो पीक इंसिडेंस न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स का जो है वो 6th डिकेड में होता है, लेकिन यानी 60 साल की उम्र में, लेकिन ये किसी भी एज में अपीयर कर सकता है। अब सिम्टम्स याद रखिएगा, हार्मोन जो प्रोड्यूस होगा उससे रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्सिनोइड सिंड्रोम जो कि वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से होता है जो सिक्रीट होते हैं बाय द ट्यूमर, तो ये कुटेनियस फ्लशिंग करवाएंगे, स्वेटिंग होगी, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, कोलिकी एब्डोमिनल पेन, डायरिया और राइट साइड का कार्डियक वाल्वुलर फाइब्रोसिस हो सकती है। जब ट्यूमर हमारी इंटेस्टाइन तक कन्फाइन होगा तो वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज होंगे और मेटाबोलाइज हो जाएंगे इनएक्टिव फॉर्म्स के अंदर बाय द लिवर। इसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं, जो कि बिल्कुल वैसा ही है जब हम ओरल दवाइयाँ खाते हैं, ड्रग्स, तो उसमें होता है। तो थस कार्सिनोइड सिंड्रोम जो है वो 10% से कम पेशेंट्स में होगा और वो स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड होगा विथ मेटास्टेटिक डिजीज़। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के लिए इज़ द लोकेशन, ठीक है, उसकी लोकेशन पे इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो डिपेंड करती है। सबसे पहले फोर गट का न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोइड ट्यूमर की बात करें तो वो हमें स्टमक में मिलेगा, डुओडेनम, प्रोक्सिमल टू द लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स, इसोफेगस में, और रेयरली ये मेटास्टेसाइज करेगा और जनरली क्योर हम करेंगे इसको रीसेक्शन की मदद से। रेयर डुओडेनल गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग जो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं डुओडेनम में गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग, उनको हम गैस्ट्रिनोमास भी कहते हैं। तो ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं सिम्टम्स के साथ जो कि इंक्रीज्ड एसिड प्रोडक्शन के सिम्टम होंगे, पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, गैस्ट्रोडुओडेनल अल्सर्स बन जाएंगे, रिफ्रैक्टरी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, डायरिया होगा क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम की इनएक्टिवेशन हो गई है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड की वजह से, तो डायरिया भी होगा। इसके अलावा अगर मिड गट में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हो गया है, कार्सिनोइड ट्यूमर, तो ये कहाँ से अराइज करेगा, जेजुनम से, इलियम, और ऑफन मल्टीपल होंगे ये और अग्रेसिव किस्म के होंगे। अब इस तरह की ट्यूमर में ना डेप्थ ऑफ लोकल इन्वेजन, साइज और नेक्रोसिस की प्रेजेंस, माइटोसिस, ये सारे एसोसिएटेड होते हैं पुअर आउटकम के साथ, ठीक है। देन है हाइंड गट का न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोइड ट्यूमर, तो ये हमारे अपेंडिक्स में और कोलोरेक्टम में अराइज करते हैं। टिपिकली ये इंसिडेंटली हमें मिलते हैं, डिस्कवर होते हैं। वो जो अपेंडिक्स में होंगे किसी भी एज में हो सकता है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली परसू करेगा बिनाइन कोर्स। रेक्टम में जो ट्यूमर्स होंगे वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा जो कि मैनिफेस्ट करेगा एब्डोमिनल पेन के साथ, वेट लॉस भी होगा पेशेंट को। अब क्योंकि इस तरह के ज़्यादातर डिस्कवर तब होते हैं जब ये स्मॉल होते हैं, तो ये डिस्कवर होते हैं ज़्यादातर, तो मेटास्टेसिस रेक्टल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स की अनकॉमन है, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ पे हो गया है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स कंप्लीट। देन आ जाता है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, GIST। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर बहुत ही कॉमन मीजनकाइमल ट्यूमर है हमारे एब्डोमेन का, और मोर देन हाफ ऑफ जो इस तरह के ट्यूमर्स हैं वो स्टमक में होते हैं, ठीक है, मीजनकाइमल ट्यूमर है। तो वाइड वेराइटी ऑफ बाकी जो मीजनकाइमल न्यूप्लाज्म्स हैं वो भी स्टमक में अराइज कर सकते हैं। बहुत सौ को जो है उनको नेम किया गया है अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप दे मोस्ट रिजेंबल। फॉर एग्जांपल जैसे अगर स्मूथ मसल का ट्यूमर है तो उनको हमने लियोमायोमा कहा या लियोमायोसार्कोमा, नर्व शीथ का है तो श्वानोमास, वो जो ग्लोमस बॉडीज़ को जो हमारे नेल बेड्स में मौजूद होती हैं उनको रिजेंबल करेंगे, या फिर अदर साइड्स पे तो फिर उनको हम ग्लोमस ट्यूमर्स कहेंगे। अब इस तरह के ट्यूमर्स रेयर हैं और वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले पैथोजेनेसिस देखें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर की। तो मोस्ट जो कॉमन जेनेटिक चेंज आ जाता है अंडरलाइंग पैथोजेनेसिस ऑफ द GISTs में, वो है इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी। याद रखिएगा उस जीन की जो कि टायरोसिन काइनेज KIT को जो है इनकोड करता है, इसमें म्यूटेशन आ जाएगी। ये हमें पता है कि स्टेम सेल फैक्टर का रिसेप्टर होता है, ठीक है, स्टेम सेल फैक्टर का।
अब इसमें जो है म्यूटेशन आ गई है इसके जीन में। अब ये 75 to 85% ऑफ द पेशेंट में ये प्रेजेंट होगा ऑफ ऑल GISTs। एडिशनल जो 8% GISTs के केसेस हैं उनमें म्यूटेशन आ जाती है जो कि एक्टिवेट करेगी एक रिलेटेड टायरोसिन काइनेज को, जिसको हम कहते हैं प्लेटिलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर A, PDGFRA। ठीक है, इसमें भी 8% केसेस में म्यूटेशन आ जाती है। अब ये जो नाम हमने स्ट्रोमा कहा ना, स्ट्रोमल रिफ्लेक्ट करता है इसका हिस्टोरिकल कन्फ्यूजन अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस ट्यूमर, जो कि अब रिकॉग्नाइज हुआ है कि ये हमारे जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द कजाल होते हैं या पेस मेकर सेल्स हमारी GIT के, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मस्कुलरिस प्रोप्रिया के, उनमें से यह ट्यूमर अराइज करता है। अब अननोन रीजंस के लिए ये GIST ट्यूमर जो है जिनमें PDGFRA वाली म्यूटेशन हो, ये ओवर रिप्रेजेंट करते हैं इन द स्टमक। KIT वाली म्यूटेशन जो मैंने कहा और PDGFRA जीन में म्यूटेशन, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं इनकी एक्टिविटीज़ विद इन द सेम सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। ठीक है, वहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में इन्वॉल्व होती हैं। अब जर्म लाइन म्यूटेशंस इसी सेम जीन्स में प्रेजेंट होती हैं कुछ फैमिलियल GISTs वाले केसेस में, जिसमें पेशेंट जो है मल्टीपल GISTs डेवलप करेगा, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर उनको मल्टीपल होंगे और वो डिफ्यूज़ हाइपरप्लेजिया भी होगा उनका कजाल सेल्स का, डिफ्यूज़ हाइपरप्लेजिया। अब दोनों जो स्पोरेडिक और जर्म लाइन म्यूटेशंस हमने डिस्कस की, वो रिजल्ट करेंगी इन कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव KIT या PDGFRA रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस एक्टिव हो जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे इंट्रासेलुलर सिग्नल्स, जो कि और ज़्यादा ट्यूमर सेल की प्रोलिफरेशन को प्रोमोट करेंगे और उसकी सर्वाइवल को भी। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स जिनमें KIT या PDGFRA में म्यूटेशंस नहीं हैं, तो वो जीन्स जो इनकोड करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज को, SDH कॉम्प्लेक्स को, वो ज़्यादातर उस तरह केसेस में अफेक्टेड होता है। तो ये भी म्यूटेशन याद रखिएगा। अब इस तरह की म्यूटेशन में क्या होगा कि हमारे जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा और दोनों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर और पैरागैंग्लियोनोमा का रिस्क बढ़ जाएगा, पैरागैंग्लियोमा। अब एक जो म्यूटेंट अलील है वो ऑफन इनहेरिटेड होगा विद द सेकेंड कॉपी ऑफ द जीन बीइंग आइदर म्यूटेटेड या अदरवाइज लॉस्ट इन द ट्यूमर, यानी एक तो म्यूटेटेड है अलील, लेकिन दूसरा या तो लॉस्ट हो जाएगा ट्यूमर में अलील, या दूसरा वाला भी म्यूटेट हो सकता है। अब अगर SDH का यानी सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का लॉस हो गया है, तो इससे हमारे मेटाबॉलिक चेंजेस जो हैं हो जाएंगे, नंबर ऑफ मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की, एक्टिवेशन हो जाएगी हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर की, और डिपेंडेंसी भी बढ़ जाएगी ग्लाइकोलाइसिस पे फॉर द ATP प्रोडक्शन। लेकिन अब कैसे ये सारी अल्ट्रेशंस लीड करेंगी टू द ट्रांसफॉर्मेशन, वो अभी तक अनसर्टेन है। अब आ जाते हैं हम मॉर्फोलॉजी पे। तो मॉर्फोलॉजी भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिटरी सी वेल सर्कमस्क्राइब्ड फ्लैशी सब म्यूकोजल मास होते हैं। मेटास्टेसिस इनकी हो सकती है और ये मल्टीपल स्मॉल सीरोजल नोड्यूल्स बना सकते हैं और कुछ बड़ी बड़ी लार्ज नोड्यूल्स भी लिवर में बना सकते हैं। स्प्रेड कर सकते हैं हमारे एब्डोमेन से भी बाहर, लेकिन ये स्प्रेड अनकॉमन है। बस याद रखिएगा, लिवर में ये लार्ज नोड्यूल्स या स्मॉल सीरोजल नोड्यूल्स बना देंगे। अब GISTs जो है वो बना होगा थिन एलोंगेटेड स्पिंडल सेल्स का या प्लम्पर एपिथेलॉइड सेल्स का ये बना होता है। जो मोस्ट यूज़फुल इसका डायग्नोस्टिक मार्कर है वो है KIT जो कि इम्यूनोहिस्टोकेमिकली हम 95% इस तरह के ट्यूमर्स में डिटेक्ट करते हैं। टायरोसिन काइनेज था ना, ठीक है, जीन में जो म्यूटेशन आ रही थी। दैट्स इट, बस सेल्स भी आपको याद हो, स्पिंडल सेल्स होंगे या फिर एपिथेलॉइड सेल्स का ये बना होगा GIST। दैट्स इट। अब क्लिनिकल फीचर्स हैं कुछ जो पीक इंसिडेंस है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर का, वो तकरीबन 60 ईयर्स ऑफ एज में होता है, जिसमें लेस देन 10% जो है यंगर देन 40 ईयर्स ऑफ एज वाले पेशेंट्स में भी हो सकता है। तकरीबन GISTs जो है वो स्लाइटली मोर कॉमन मेल्स में है। स्मॉल GISTs जो है, ये ट्यूमर स्मॉल जो हैं वो आते हैं क्लिनिकल अटेंशन में इंसिडेंटली ड्यूरिंग द वर्कअप ऑफ द अदर GI सिम्टम्स। जो भी GI सिम्टम्स यूजुअली कॉमन है उन कंप्लेंट के साथ पेशेंट आता है और ये इंसिडेंटली फाइंड होता है। जो लार्जर वाले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर है वो हमें सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा, रिलेटेडली मतलब मास प्रेजेंट कर सकता है, मास के इफेक्ट्स या म्यूकोजा के अल्सरेशन के, जैसे कि पेशेंट आएगा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के साथ।
अब हमने कंप्लीट सर्जिकल रीसेक्शन करनी होगी और यही इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है लोकलाइज्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर का। अब जो इसके प्रोग्नोसिस है वो कोरिलेट करती है ट्यूमर के साइज़ के हिसाब से, माइटोटिक इंडेक्स के हिसाब से और लोकेशन जो है उसके हिसाब से भी। जो गैस्ट्रिक GISTs जो हैं लेस अग्रेसिव जो होते हैं बनिस्बत उनके जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक वाले लेस अग्रेसिव होते हैं बनिस्बत स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब कह रहा है कि रिकरेंस या मेटास्टेसिस रेयर होती है गैस्ट्रिक GISTs में, लेस देन 5 सेंटीमीटर डायमीटर के उनमें मतलब मेटास्टेसिस और रिकरेंस रेयर है, लेकिन कॉमन है माइटोटिकली एक्टिव ट्यूमर्स के लिए जो कि 10 सेंटीमीटर से बड़े हों। अब ट्यूमर्स जो कि अनरीसेक्टेबल हैं, हम रीसेक्ट नहीं कर सकते या मेटास्टेटिक हो गए हैं, तो वो ऑफन रिस्पॉन्ड करेंगे समटाइम्स फॉर ईयर्स टू द टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स अगर हम उनको दें दैट आर एक्टिव। ये टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर एक्टिव होंगे उस KIT और PDGFR के अगेंस्ट, जैसे कि हम इमातिनिब दे सकते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में हो रहा था, तो यहाँ पे भी जो है ना इमातिनिब के अगेंस्ट रेजिस्टेंस अराइज कर सकती है ड्यू टू द आउट ग्रोथ ऑफ द सब क्लोन विथ एडिशनल म्यूटेशंस आ जाएंगी KIT या PDGFRA के अंदर। अब कुछ इंस्टेंसेस में इस तरह के ट्यूमर जो हैं अदर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स को रिस्पॉन्ड करेंगे और अपनी एक्टिविटी को रिटेन करेंगे अगेंस्ट द KIT एंड PDGFRA। दैट्स इट। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। तो हमने गैस्ट्रिक पॉलिप्स एंड ट्यूमर्स को डिटेल में किया। सबसे पहले हमने पढ़ा इन्फ्लामेटरी एंड हाइपरप्लास्टिक गैस्ट्रिक पॉलिप्स रिएक्टिव लेजन्स होती हैं जो कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के साथ एसोसिएटेड है, और उनमें रिस्क होता है कि वो डिस्प्लेजिया, इनका रिस्क फैक्टर होता है कि डिस्प्लेजिया की वजह से ये हो सकते हैं और इनमें पॉलिप का साइज़ बढ़ जाएगा। मतलब अगर पॉलिप का साइज़ बढ़ेगा तो ये आगे जाके डिस्प्लेजिया भी करवा सकती हैं, ये इन्फ्लामेटरी एंड हाइपरप्लास्टिक गैस्ट्रिक पॉलिप्स। उसके बाद हमने गैस्ट्रिक एडिनोमास के बारे में पढ़ा कि ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के ही बैकग्राउंड पे होता है और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया के साथ एसोसिएटेड है और म्यूकोजल एट्रोफी के साथ, ज़्यादातर ग्लैंडुलर एट्रोफी। एडिनोकार्सिनोमास के बारे में हमने कहा कि ये फ्रीक्वेंटली इन्हीं गैस्ट्रिक एडिनोमास से अराइज करेंगे